मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 1 के पार्ट 4 में हम ये देखते हैं कि रूबी जब भी डांस करने की कोशिश करती है तो वो ज़मीन पर गिर जाती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि रूबी की पिछली लाइफ में रूबी का जिस्म इतना ज़्यादा कमज़ोर था कि जब भी वो डांस करने की कोशिश करती थी तो उसका जिस्म उसका साथ नहीं देता था और अपनी पूरी लाइफ को हॉस्पिटल के बेड के ऊपर आई के कॉन्सर्ट देखते देखते गुजार दिया था, जिसकी वजह से रूबी को आई का हर एक स्टेप याद तो होता है मगर उसके गिरने का डर उसको डांस नहीं करने देता। जिसके बाद आई रूबी को उठाकर उसको बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है ताकि रूबी के दिल से गिरने का डर निकल जाए। जिसके बाद रूबी अकेले ही डांस प्रैक्टिस करती है जिसकी वजह से वो अपने डर के ऊपर काबू पा लेती है और बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और ये सब कुछ एक्वा दरवाजे के पीछे से खड़ा होकर देख रहा होता है और दिल में सोच रहा होता है कि रूबी तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, इसे तो गाना गाने के साथ साथ डांस भी करना आता है और ये मॉम की तरह खूबसूरत भी है। असल में एक्वा को लगता था कि रूबी बिल्कुल आई की तरह एक आइडल बनेगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आई अपना बेस बदलकर एक टेलीफोन बूथ में खड़ी होती है और वो किसी से बात कर रही होती है और वो और कोई नहीं बल्कि रूबी और एक्वा के फादर होते हैं। आई उससे कहती है कि हमारे बच्चे बहुत बड़े हो चुके हैं और तुम्हें अब उनसे मिलने आना चाहिए। असल में एक दफा आई ने रूबी और एक्वा को उनके फादर के बारे में बात करते हुए छुपकर सुन लिया था और आई ये चाहती थी कि मेरे बच्चों को माँ के प्यार के साथ साथ बाप का प्यार भी मिले। जिसके बाद आई उनके फादर से कहती है कि फिक्र मत करो, हमारे बच्चे बहुत बड़े हो चुके हैं, वो हमारी सिचुएशन को आराम से समझ लेंगे। जिसके बाद आई उनके फादर को अपने नए घर का एड्रेस दे देती है और फिर हमें पता चलता है कि आई अब बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है क्योंकि अब उसके मिलियंस में फॉलोवर हो चुके हैं और इसके साथ साथ आई के ड्रामे की रेटिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ये देखकर तो साइटो ड्रिंक पीते हुए बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करता है क्योंकि साइटो की एजेंसी भी अब बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है। जिस पर साइटो आई को भी ड्रिंक करने के लिए कहता है मगर मियाको साइटो से कहती है कि थोड़ा सब्र कर लो क्योंकि आई अगले हफ्ते ही 20 साल की होने वाली है। तो साइटो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है कि हम तो अगले हफ्ते ही एक डोम के अंदर परफॉर्मेंस करने वाले हैं, जिसका ख्वाब तो साइटो और उसकी एजेंसी सालों से देखते आ रहे हैं। तो आई साइटो की एक्साइटमेंट देखकर मियाको से पूछती है कि क्या डोम सच में बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं। जिस पर मियाको बताती है कि एक डोम कॉन्सर्ट एक आम कॉन्सर्ट से बहुत ज्यादा अलग होता है क्योंकि वहाँ पर एक सीट को बुक करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और वहाँ पर सिर्फ गिने चुने लोग ही पहुँच पाते हैं। ये देखकर आई भी डोम के बारे में सोचने लगती है। तो साइटो आई से कहता है कि ये वक्त बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इस इम्पोर्टेंट वक्त में कोई स्कैंडल मत खड़ा कर देना और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस टाइम पर इनके फादर से मिलने की कोशिश मत करना। जिस पर आई जवाब देती है कि फिक्र मत करो और सोचने लगती है कि मैं तो सच में बहुत बड़ी झूठी हूँ क्योंकि मैं सिचुएशन को समझने से पहले ही कुछ ना कुछ बोल देती हूँ और यहाँ तक कि सच और झूठ में भी फर्क नहीं कर पाती और ना ही मुझे किसी से प्यार करना आता है। मुझे तो ये भी नहीं लगा था कि मैं एक आइडल बन पाऊंगी। और फिर हमें कुछ सालों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आई अभी मिडिल स्कूल में थी, जहाँ पर साइटो अपनी एजेंसी की तरफ से स्काउट बनकर आया था और आई को मॉडल बनने के लिए ऑफर कर रहा था। तो आई साइटो से कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं एक चिल्ड्रन होम में पली पड़ी हूँ, बचपन से ही मेरे पास माँ बाप के तौर पर सिर्फ माँ थी और उसे भी एक छोटी सी चोरी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि तब तो मैं बस छोटी सी बच्ची ही थी, इसीलिए मुझे चिल्ड्रंस होम में डाल दिया गया। मगर मेरी माँ तो मुझे जेल से आजाद होने के बाद भी कभी लेने के लिए नहीं आई थी। असल में आई ये सारी बातें स्काउट को इसीलिए बता रही थी कि ताकि स्काउट वहाँ से चला जाए। तो आई उससे कहती है कि मुझे तो किसी से प्यार भी नहीं करना आता, इसी वजह से मैं कभी भी आइडल नहीं बन पाऊंगी। असल में एक आइडल का काम मुस्कुराकर दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना होता है मगर हकीकत में तो वो सबसे झूठ ही बोल रही होती हैं। आई को ये सब कुछ गलत लगता था और वो सोचती थी कि इस तरह से तो फैंस मुझसे प्यार नहीं करेंगे मगर साइटो उसको समझाता है कि छोटे मोटे झूठ तो फैंस को भी पसंद होते हैं और वैसे भी तुम आइडल बनने के बाद सबको आई लव यू ऑल कह देना और इससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। साइटो की ये बात सुनने के बाद आई के दिल में आइडल बनने की उम्मीद तो जाग जाती है क्योंकि वो एक आइडल बनकर लोगों से प्यार करना चाहती थी मगर आई को अभी भी लगता था कि वो सब लोगों से झूठ बोलती है क्योंकि आई ने अपने बच्चों से अभी तक ये भी नहीं कहा था कि वो उनसे प्यार करती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि आई, एक्वा और रूबी डोम की परफॉर्मेंस के लिए तैयारी कर रहे होते हैं और तभी बेल बजती
समझती है। आई समझती है कि उन्हें लेने के लिए दरवाजे पर साइटो आया होगा और वो दरवाजे को खोलने के लिए चली जाती है, मगर वहाँ पर तो वही स्टोकर फूलों का एक गुलदस्ता लेकर खड़ा होता है जो कि आई से कहता है कि तुम्हारे बच्चे कैसे हैं। जिसके बाद वो स्टोकर आई के ऊपर एक बहुत बड़े खंजर से वार करता है और तभी वहाँ पर एक्वा भी पहुंच जाता है। एक्वा ये देखकर बहुत ज्यादा शौक में होता है, तो वो स्टोकर रोते हुए आई से कहने लगता है कि तुमने भी मुझे इसी तरह दर्द दिया था। तुमने एक आइडल होने के बावजूद भी बच्चे पैदा किए और अपने फैंस को धोखा दिया। तुम अपने फैंस से कहती थी कि तुम उनसे प्यार करती हो, मगर तुमने तो अपने फैंस को कभी भी फैंस नहीं समझा क्योंकि तुम हमसे हमेशा झूठ ही बोला करती थी। जिस पर आई उससे कहती है कि मैं जानती हूँ मैंने हमेशा झूठ ही बोले हैं और मुझे ये भी पता था कि मुझे एक दिन इन सब का बदला जरूर मिलेगा, मगर मैं तुम सबसे प्यार करना चाहती थी और अब भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर वो स्टोकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो कहता है कि तुम तो अभी भी मुझसे झूठ बोल रही हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मेरा नाम क्या है, तुम ये सब कुछ इसीलिए कह रही हो ताकि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूं। जिस पर आई उससे कहती है कि तुम रेयोस के हो ना, तुम तो मुझसे हैंडशेक इवेंट में भी मिलने आए थे ना। जिसे सुनने के बाद वो स्टोकर बिल्कुल खामोश हो जाता है। आई उससे कहती है कि तुमने जो मुझे सैंड स्टार भेजे थे वो मुझे बहुत अच्छे लगे थे और वो अभी भी मेरे लिविंग रूम में पड़े हुए हैं। ये सुनकर तो वो स्टोकर बिल्कुल पागलों की तरह रोना शुरू कर देता है और वो वहां से चिल्लाते हुए भाग जाता है और तभी आई दरवाजे के सामने लेटकर दरवाजे को बंद कर देती है ताकि रूबी को इसके बारे में पता ना चल सके। एक्वा उसको बोलने से मना करता है क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी और जब वो इतना गहरे जख्म को देखता है जो कि उस खंजर से हुआ था तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद आई एक्वा को गोद में लेते हुए कहती है कि तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ और वो उससे कहती है कि अगर आज डोम कॉन्सर्ट कैंसिल हो जाए और मूवी भी पूरी ना हो सके तो डायरेक्टर से मेरे लिए माफी मांग लेना। और तभी रूबी भी वहां पर पहुंच जाती है जो कि दरवाजे को बंद देखकर कुछ समझ नहीं पाती। जिस पर आई रूबी से कहती है कि मैं सोच रही थी कि अगर तुम भी एक आइडल बन जाती तो माँ और बेटी एक साथ परफॉर्म करते और एक्वा भी बहुत बड़ा एक्टर बन जाता और मैं भी तुम दोनों को बड़े होकर यही बनता हुआ देखना चाहती हूँ और कितना अच्छा होता कि अगर मैं तुम दोनों को स्कूल बैग के साथ देख पाती। जिसके बाद आई रूबी और एक्वा से कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और ये कहकर आई बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि आई आज पहली बार अपने बच्चों से ये बात कह पाई थी। और फिर आई की आंखों के सामने वो पल आते हैं कि जब वो अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रही थी और इसी के साथ हमारी आई की मौत हो जाती है और ये सीन सच में बहुत ज्यादा इमोशनल था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि आई के मर्डर की न्यूज हर तरफ फैल चुकी है और उस स्टोकर ने कुछ घंटों बाद ही सुसाइड कर ली और आई की मौत पर आई के फैंस को बहुत ज्यादा दुख हुआ। जहाँ पर रूबी इंटरनेट के ऊपर आई के हेटर्स से लड़ रही होती है वहाँ पर एक्वा बिल्कुल खामोश होता है और फिर हमें एक्वा बताता है कि इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद ही सब कुछ पहले जैसा हो गया और दोबारा इसके बारे में कभी कोई बात नहीं हुई, जैसे कि बर्फ आई की मौत को छुपा रही हो। सब लोगों को तो ये लगता था कि मियाका और साइटो हमारे माँ बाप हैं और इसी वजह से हम लोग न्यूज के ऊपर नहीं आए और कुछ दिनों तक मुझे काउंसलिंग के लिए जाना पड़ा क्योंकि एक छोटे से बच्चे ने अपनी आंखों के सामने एक इंसान को मरते हुए देखा। जिसके बाद हमें मियाको दिखाई जाती है जो कि एक्वा और रूबी से कहती है मैं जानती हूँ कि तुम्हारी असली माँ आई है मगर मैंने तुम्हें अपने बच्चों की तरह पाला है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों सच में मेरे बच्चे बन जाओ। ये सुनकर रूबी मियाको को अपने गले लगा लेती है। जिसके बाद हमें आई का फ्यूनरल दिखाया जाता है जिसकी वजह से साइटो को बहुत बड़ा सदमा पड़ा था और फिर रूबी एक्वा से कहती है कि मामा ने कहा था कि मैं एक आइडल बनूंगी। जिस पर एक्वा जवाब देता है कि इससे अच्छा तो तुम नौकरी कर लो क्योंकि अगर तुम एक आइडल बन गई तो तुम्हें तो पता है कि फैंस कितना ज़्यादा सेल्फिश होते हैं और अगर तुमने इसके बावजूद भी कोई बॉयफ्रेंड बनाया तो तुम्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और जब एक्वा अपना फ़ोन यूज़ कर रहा होता है तो उसे याद आता है कि जिस आदमी ने मुझे मारा था उसी स्टोकर ने आई को मारा है और आखिर उसे ये कैसे पता चला कि आई किस हॉस्पिटल में एडमिट है और वो आई के नए घर तक कैसे पहुंचा। जहाँ तक कि मैं जानता हूँ वो कातिल तो एक स्टूडेंट था जिसके पास तो कोई स्किल भी नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ उस लड़के ने किया है बल्कि कोई उसे ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा था और ये कोई ऐसा है जो आई के सबसे ज्यादा करीब था। साइटो आई के हॉस्पिटल के बारे में जानता था मगर मुझे नहीं लगता कि साइटो ऐसा करेगा क्योंकि साइटो की एजेंसी आई की वजह से ही चल रही थी। तो क्या बिकोमाची बैंड में से किसी ने ऐसा किया है?
मगर वहाँ पर भी आई का कोई इतना अच्छा दोस्त नहीं था और ना ही आई की फैमिली में से कोई इतना पास था। और अब तो सिर्फ एक ही इंसान बाकी रहता है और वो है हमारा फादर। आई ने उसके बारे में प्रेसिडेंट से तो छुपाया है, मगर इसके बहुत ज्यादा चांस है कि वो इसी इंडस्ट्री में है। अगर देखा जाए तो मेरी रगों में उसी आदमी का खून दौड़ रहा है और डीएनए की वजह से मैं उस आदमी का पता लगा सकता हूँ जिस इंसान की वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हुई है। हो ना हो वो इसी इंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में रहता है और मैं उसे ढूंढ कर अपने हाथों से उसका गला दबाऊंगा। और फिर एक्वा डायरेक्टर के पास जाकर डायरेक्टर से बोलता है कि मुझे तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए और फिर एक्वा उससे कहता है कि तुम मेरी इंडस्ट्री में बढ़ने में मदद करो। ये सुनकर डायरेक्टर थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि उसने ये नहीं सोचा था कि एक्वा कभी इस इंडस्ट्री में कदम रखेगा। और फिर हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक्वा और रूबी बहुत बड़े हो चुके हैं और अब वो दोनों स्कूल जाते हैं और फिर वो दोनों अपनी मामा की फोटो को बाय कहते हुए वहां से चले जाते हैं। और अब पुरानी कहानी खत्म होने के साथ साथ नई कहानी की शुरुआत होती है क्योंकि अब इस कहानी में एक्वा अपनी माँ के कातिल का बदला लेगा। और फिर हम देखते हैं कि आई ने कई साल पहले एक वीडियो को रिकॉर्ड किया होता है जिसमें एक्वा और रूबी सिर्फ 1 साल के होते हैं और वो उन दोनों से कह रही होती है कि तुम एक दफ़ा बड़े हो जाओ तो हम सारे एक साथ बैठकर इस वीडियो को देखेंगे। और इसी के साथ हमारे एपिसोड 1 की एंडिंग होती है। और अगर आप एपिसोड 2 को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।